Hello students. So in today's lecture we will going to continue the PYQ analysis of the prelims 2023 question paper. Question number 1 to 20 are already discussed. Okay, 1 to 20 already discuss किए तो उसके आगे 22, 23, 24 and 25 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Before that question number 4 and 14 का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है. As I have previously explained, but आप जो यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर क्या आया है उसके हिसाब से वो दो क्वेश्चंस का आंसर चेंज हुआ है, इसलिए आई एम गोइंग टू री एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 14 एंड बाकी 22, 23, 24, 25 हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं पूछे हैं. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना. सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू चाइना. And third statement is the average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. Okay, now I will explain. First statement wrong है. First statement is wrong. Why wrong? India has more arable land than China. इससे जब comparison होता है ना, comparison, तो statement wrong होता है. And सेकंड स्टेटमेंट में भी कंपैरिजन है. जो भी PYQ एनालिसिस के ट्रिक्स है अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन इन चाइना. इससे जब आता है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग. ओके, ऐसे मोर एरेबल लैंड या मोर पॉपुलेशन देन दैट, ऐसे जब वर्ड आता है तो दैट इज रॉन्ग. बट सेकंड स्टेटमेंट में एंड अदर थिंग आल्सो मोर एरेबल लैंड देन इन चाइना. अभी चाइना का जो क्षेत्रफल है, चाइना का जो एरिया है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली चाइना में एरेबल लैंड ज्यादा होगा. ये भी एक लॉजिक है कि चाइना का एरिया बहुत बड़ा है तो कंपैरेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में एरेबल लैंड ज्यादा होना चाहिए. बट जब जिधर भी डायरेक्ट कंपैरिजन दिया है, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. बट सेकंड स्टेटमेंट में भी कंपैरिजन किया है. एज यू कैन सी सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू कंपैरिजन ही किया है, बट इधर कंपेयर्ड टू ऐसे वर्ड आया है. ओके, यहाँ ऐसे लिख सकते थे, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया देन इन चाइना. ऐसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में जैसे समझ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जो छोटी छोटी चीजें है बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो ऐसे जब आता है ना, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आता है, रिमेंबर दिस वर्ड, एज कंपेयर्ड टू वर्ड आया तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. एंड स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडिया इज एग्रीकल्चर इज हायर देन इन चाइना. हियर आल्सो कंपेयर्ड टू वर्ड नहीं आया है, समझ लो आप. हियर भी, यहाँ पे भी कंपेयर्ड टू वर्ड नहीं आया, डायरेक्ट हायर देन दैट, हायर देन, मोर देन ऐसे वर्ड आए हैं. वो वाले स्टेटमेंट रॉन्ग है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप कितना भी पढ़ लो, यू कैन नॉट क्रैक द प्रीलिम्स बाय ओनली प्रिपरेशन. ओके, आपको ऐसे ट्रिक्स डेवलप करने होंगे एंड दीज आर फुल प्रूफ ट्रिक्स. ओके, आपकी पढ़ाई हुई है, यू आर ऑलरेडी स्टडीड, बट उसको ये ट्रिक्स का तड़का होना ही चाहिए. ओके, सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो रॉन्ग. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1 ओनली 1 ए स्टेटमेंट. ओके, समझ में आया? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज कंपेयर्ड टू वर्ड आया तो फ्रेज आया तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बट ऐसे हायर देन, लोअर देन, मोर देन ऐसे जब आता है तो दैट स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ओके, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 14. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर द सनसेट. ओके, सनसेट के बाद कितने एनिमल्स इसमें से एक्टिव है? सनसेट के बाद मतलब रात को जो भागते हैं, रात को जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल. अभी इसमें दिस क्वेश्चन इज नॉट हैविंग एनी लॉजिक. ओके, बट इसमें से लायन टेल्ड मकाकू इज नॉट द नॉक्टर्नल एनिमल एंड सांबर डियर इज नॉट द नॉक्टर्नल एनिमल. अभी इसमें लॉजिक कुछ नहीं, लेकिन लायन टेल्ड मकाकू हैज कम मल्टीपल टाइम्स इन आवर नोट्स. ओके, एंड क्वेश्चन पेपर PYQ क्वेश्चन पेपर में भी आया है. मतलब यूपीएससी लायन टेल्ड मकाकू को बहुत बार, मकाकू के बारे में बहुत बार पूछता है. यूपीएससी आस्क मल्टीपल टाइम्स अबाउट लायन टेल्ड मकाकू. तो लायन टेल्ड मकाकू के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2011 से लेके 22 तक ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स दिस लायन टेल्ड मकाकू हैज कम. तो वो हमारे नोट्स में भी कवर हुआ है. दैट इज कवर्ड इन द PYQ एनालिसिस आल्सो. तो इस हिसाब से इसका आंसर आपको आना चाहिए कि दिस इज नॉट द नॉक्टर्नल एनिमल. सांबर डियर आल्सो सिमिलर. सांबर डियर भी ऐसे बहुत बार आ चुका है, तो सांबर डियर के बारे में भी आपको आना चाहिए.
So only nocturnal animal among these three is Malabar civet. Okay. So Malabar civet भी बहुत बार आ चुका है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इज इट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, उसका फ्लोरा फाउना कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, एंड नॉक्टर्नल है या कैसा है। तो इस हिसाब से दिस इज नॉट द लॉजिकल क्वेश्चन, बट ये डेटाबेस क्वेश्चन है। डेटाबेस बोल सकते हैं हम कि डेटा, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सो डेटाबेस जो डेटा हमें सेव करना है यूपीएससी के पीवाईक्यू के बेसिस पे, उस हिसाब से इसका आंसर है 2 मालाबार सिवेट। सो इसका भी आंसर है ओनली 1, दैट इज मालाबार सिवेट। ओके, सो दीज 2 क्वेश्चंस का आंसर मैंने कुछ और बोला था इन द प्रीवियस एनालिसिस, बिकॉज बेस्ड ऑन द आंसर की ऑफ द मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस या खुद के एनालिसिस के बेसिस पे। बट पीवाईक्यू यूपीएससी का जो आंसर की है, यूपीएससी आंसर की इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यूपीएससी आंसर की आने के बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 14 है। सिमिलरली 2022 के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस है जिनका क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, उसका भी एनालिसिस मैंने री एनालिसिस 10 क्वेश्चंस का किया है। एज यू कैन सी इस वीडियो के पिछले वाला वीडियो वही है, 2022 के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। 10 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ था कंपेयर टू द आवर एक्सप्लेनेशन और इंस्टीट्यूशंस का एक्सप्लेनेशन है उसके कंपैरिजन में। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। सो 2 स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इन द पोस्ट पैंडेमिक ईयर्स, ओके, मेनी सेंट्रल बैंक्स हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। सो जब भी इधर मेनी सेंट्रल बैंक्स, ऑल नहीं आया है वर्ड, ऑल सेंट्रल बैंक्स नहीं आया, या यहाँ पे मेनी, मोस्ट ऐसे जब वर्ड आता है मेनी, दिस वर्ड इज वेरी वेरी की वर्ड। ओके, मेनी वर्ड आया है, नॉट द परफेक्ट, ऐसे नहीं बोला कि 100 सेंट्रल बैंक्स या ऑल सेंट्रल बैंक्स या 100% सेंट्रल बैंक्स, ऐसे नहीं बोला। एज यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज द वर्ड मेनी वर्ड एक्सप्लेन नहीं करता कि एग्जैक्टली कितना। ओके, मेनी मीन्स इट कैन बी 5, इट कैन बी 10। सो यूपीएससी का दिमाग, यूपीएससी आपको दिमाग लगाने का चांस देती है कि मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। तो ये मेनी वर्ड की वजह से दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट वन। ओके, एंड स्टेटमेंट 2, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम। सो ये जनरली वर्ड आया, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड 100 टाइम्स, जब भी एक्सप्लेनेशन में या जब भी स्टेटमेंट में जनरली वर्ड आता है एंड अजम्पशन का वर्ड आता है, आगे स्टेटमेंट पढ़ने का भी जरूरत नहीं आपको। ओके, डायरेक्टली दैट स्टेटमेंट बिकम्स द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy. So ये monetary policy क्या है, ये interest rate hike है ना, that is actually the monetary policy। तो यहाँ पे आपका एक concept भी clear हो गया कि monetary policy, interest rate hike किस में आता है, monetary policy of the central banks। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट ईयर कि इंटरेस्ट रेट हाइक इज अ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी और व्हाट। ओके, वन क्वेश्चन कैन कम कि इंटरेस्ट रेट, सपोज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी, व्हाटएवर। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 आल्सो करेक्ट। सो इसका आंसर हो गया 1 and 2 बोथ द करेक्ट। एंड अगर आप कनेक्शन लगाओगे तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वन में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है मतलब प्राइजेस कम होंगे, द सेंट्रल बैंक्स वांट टू कंट्रोल द कंज्यूमर प्राइजेस। तो 1 का और 2 का कनेक्शन दिख रहा है, द लॉजिक दिख रहा है, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, क्योंकि 1 और 2 करेक्ट बी में भी है, बट 2 इज नॉट करेक्ट बोला इधर, नॉट करेक्ट, बट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन दोनों में कनेक्शन भी है। 2 is the correct explanation of the 1, इसलिए A 1 and 2 are correct and 2 is correct explanation of 1। ये भी देखना है आपको, ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन कनेक्ट हो रहा है क्या, दैट आल्सो यू हैव टू सी, अदरवाइज यू विल टिक दिस वन, ये 1 and 2 करेक्ट एंड आगे का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग एंड उनका कनेक्शन है क्या, उनका एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से मिलता है क्या। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर प्राइस कंट्रोल होगा, काउंटरएक्ट होगा। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, देयरफॉर 1 and 2 is correct and 2 is the correct statement, correct explanation of the 1। Now let us move to the question number 23। Again
स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट एज, जिन्होंने भी मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से देखा होगा, वन ऑफ द वर्ड जब आता है दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वन ऑफ द स्टेटमेंट, जिस भी स्टेटमेंट में वन ऑफ द वर्ड आता है दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइकली टूल्स टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, अगेन क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई भी स्टेटमेंट आता है तो वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में कंटिन्यूअस डिबेट चलता है। तो एक लॉजिक ये हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। दूसरा लॉजिक क्या है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट, लाइकली, एक तो लाइकली टू बी वर्ड आया है, ऊपर से वन ऑफ द मोस्ट वर्ड आया है। ये दोनों जब फ्रेज आते हैं, लाइकली टू बी फ्रेज एंड वन ऑफ द फ्रेज जब आता है, तो आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स कि ऐसे वाले स्टेटमेंट करेक्ट होते। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। कार्बन मार्केट्स क्या करता है, कार्बन मार्केट्स क्रेडिट्स, मतलब कार्बन इमिशन करने के जो क्रेडिट्स है, जो मतलब जो फ्रीडम है, वो प्राइवेट सेक्टर को देता है। कंपनीज को बोलता है कि हमें पैसा दे दो, हमें फंड्स दे दो एंड यूज दिस परमिशन, मतलब इन्वायरमेंट को मतलब कंट्रोल करने का, या मतलब प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को पैसा जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर द रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को जाते हैं। ओके, रिसोर्सेज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन कि रिसोर्सेज मतलब क्या है, फंड्स। तो पैसा, जब देखो आपको अगर फ्रीडम है कि हाँ जितना भी कार्बन जलाना है, जितना भी कार्बन आपको करना है कर दो, एवरीबडी विल स्टार्ट इमिशन। ओके, प्राइवेट सेक्टर को कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। बट जब आपको पैसा देना है एंड देन ओनली यू आर अलाउड टू इमिशन, मतलब 1 किलो कार्बन अगर आपको जलाना है, सपोज 1 किलो कार्बन आपको एनवायरमेंट में छोड़ना है, तो आपको एक 1000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है। सो यू विल यूज इट वाइजली। ओके, वो फ्रीडम जो है वो वाइजली यूज होगा, एंड इसलिए कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी द मोस्ट likely tools to fight against the climate। एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट है क्योंकि पैसा गवर्नमेंट को जाएगा एंड प्राइवेट कंपनीज कैन बी अलाउड टू डू द इमिशन। तो इसका आंसर 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इससे क्या होगा, उल्टा होगा। एक्चुअली इससे उल्टा होगा, क्या होगा कि कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द लाइकली टूल्स in the fight against the climate, but carbon market transfer resources from the private sector, both are correct, but इन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है कि हाँ ये टूल है लेकिन ये इससे एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द 1। कार्बन मार्केट्स एंड मतलब इसमें स्टेटमेंट 2 में ओनली ये बताया है कि कार्बन मार्केट्स क्या करता है, फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, बट 1 का और 2 का कुछ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे इधर था कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो काउंटर एक्ट होगा, ऐसे जनरली एजम्पशन का वर्ड नहीं है। तो इधर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन, बट बोथ आर नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट कनेक्शन, इसलिए 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। Which of the activities of RBI are considered to be part of the sterilization? आरबीआई का स्टेरिलाइजेशन क्या है, मतलब व्हाट इज द स्टेरिलाइजेशन? सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कुछ ज्यादा एनालिसिस या ट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग समझ लेना आपको। आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करता है मतलब क्या करता है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटी। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन अच्छे से मेरे नोट्स में कवर किया है कि व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो उससे आपको पता चलेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। नाउ दिस इज द ओवरसाइट ऑफ द सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम्स। दिस इज जस्ट वन एक्टिविटी ऑफ द आरबीआई। ओके, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, ऑल दिस 3 आर द एक्टिविटीज, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शंस है उसको रेगुलेट करना। This is not any relation with the sterilization. Okay, this is just the regulating function. Okay, debit and cash management of the government. So ये उनका आरबीआई का ड्यूटी है, the debit and cash management। गवर्नमेंट का जो पैसा है या जो कर्जा है उसका मैनेजमेंट करने का जिम्मेदारी वो आरबीआई का है। That is the one of the responsibility।
but it is not the sterilization activity. Again, settlement and payment system, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, इसको ओवरसाइट करना मतलब रेगुलेट करना, ये भी रेगुलेटिंग एक्टिविटी की फोन पे गूगल पे ठीक से चल रहा है क्या, उसमें कुछ मतलब उसको कंट्रोल करने का एक्टिविटी. दीज ऑल थ्री आर द रेगुलर एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द आरबीआई. बट पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटी वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स विल बी गिवन टू द पब्लिक, पब्लिक में बेचे जाएंगे. सो पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट की तरफ आएगा. अल्टीमेटली द मनी इन द मार्केट विल रिड्यूस. मतलब देखो ये है बॉन्ड, ये है पैसा. ओके, तो आरबीआई क्या करेगा, ये बॉन्ड्स देगा लोगों को, तो पैसा क्या होगा, कम होगा. बॉन्ड्स इधर, सपोज दो बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड इधर गया, बट अल्टीमेटली मनी विल कम दिस साइड. ओके, सो मनी मार्केट में जो लोगों के हाथ में जो पैसा है दैट विल रिड्यूस, एंड इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होता है. मतलब पैसा कम हुआ तो लोग कंज्यूमरिज्म विल बी रिड्यूस इन शॉर्ट. सो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दैट वी विल सी इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस में, डिटेल में हम देखेंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24. इसका आंसर है ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. How many of the following are included in the capital market? How many of the following are included in the capital market? What is the capital market? Okay, so this is also the one concept of the economics. Capital market में क्या आता है, revenue market में क्या आता है, वगैरह वगैरह. So इसका भी आंसर है, देखो गवर्नमेंट के बॉन्ड, दिस इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ओके, गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो दैट इज द कैपिटल. गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया तो एक ही झटके में उसको पैसा आएगा, एक लंप सम आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं कैपिटल. इन शॉर्ट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और अलग है, बट आपको याद रखने के लिए कि कैपिटल जिस भी चीज से आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा जिस भी चीज से आता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल मार्केट. अगेन स्टॉक मार्केट, स्टॉक में जो पैसा आता है, हम जो स्टॉक में जो डालते हैं पैसा, दैट इज ऑल्सो मीन्स शेयर मार्केट. इन शॉर्ट शेयर एंड स्टॉक मार्केट, बोथ दीज आर द कैपिटल एक्टिविटीज. ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट, कॉल मनी, treasury bill these are not the capital activities. Okay, so इसलिए इसका आंसर है B2 only. So which are the capital market, which are the money market? These two are the money market. money word आया है मतलब money market है. treasury मतलब ये भी money market में ही आता है, but capital market is a lump sum, government bond, stock market. Okay, so अब तक के लिए 25th क्वेश्चन तक का एनालिसिस हो चुका है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू स्लोली. हम इमीडिएटली एक दो वीक में 23 एंड 24 का एनालिसिस फिनिश करेंगे. ओके, 23 एंड 24 का, 22 तक ऑलरेडी हुआ है. सो वी विल फिनिश बिकॉज 5 या 6 मंथ्स आर देयर, स्टिल 5 मंथ्स ही बचे प्रीलिम्स को. ओके, सो लेट अस डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, थैंक यू सो मच.